Good morning, guys. So we have finished most of the topics from our surgery topics, and now this will be my last video, and this will be a little bit longer. I'm trying to finish the surgery by today itself. So from tomorrow we can start with OB and gynae, and we can finish all the major subject, which is surgery, OB, gynae, PSM in this month itself. And after that I will make a series regarding medicine, which is the most important topic which you should definitely know. So let's move forward and start with our today's topic. The first topic is appendix. So appendix में पूछते क्या है is what is the most common position of appendix. It is retrocecal, and it is 11 o'clock position. And what is the most common site of the appendix is at the junction of 3 tinea coli. ठीक है. Now what is the arterial system of appendix. तो artery में क्या होता है? First is the appendicular artery which is a branch of ileocolic artery. Okay, what is the most common cause of appendix in adult? It is due to fecalith. And what is the most common cause of appendix in children is lymphoid hyperplasia. अगर हमको कोई स्कोर देना है तो हम कौन से स्कोर देते हैं? वी यूज मेंट्रियल स्कोर विच इज ऑल्सो नोन एज एल्वाराडो स्कोर. डन. व्हाट आर द सिम्टम? सो फॉर अपेंडिसाइटिस द फर्स्ट सिम्टम विल ऑलवेज बी एनोरेक्शिया. ठीक है, भूख नहीं लगती, एनोरेक्शिया. उसके बाद हो शुरू होता है पेन एंड देन नोजिया, वॉमिटिंग. वेयर इज अपेंडिक्स प्रेजेंट ऑन एग्जामिनेशन? इट इज एट मैकबर्नीज पॉइंट. सो दिस इज ASIS and this is umbilicus. So 1/3 from ASIS to 2/3 from umbilicus. This position is called McBurney's point, and here the appendix is located. And on examination, what sign you can see? You can perform Rosing sign, Soas sign, obturator sign. देखो ये सारे साइन है ना, आपने एनाटॉमी में भी पढ़े होंगे. एंड इसको आप थोड़ा आपके मेन नोट से भी पढ़ लेना. ठीक है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ रिवीजन के लिए. दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट पुटिंग ऑल द डेफिनेशन. अदरवाइज़ ये एक पूरा मेन वीडियो की तरह ही एक पूरा सीरीज़ बन जाएगा. ठीक है, तो ये पढ़ लेना. हम अपेंडिसाइटिस कब कहते हैं? जब इट इज़ मोर देन 6 mm, then it we term it as appendicitis, plus they should also have symptoms. Now surgery हमें करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो सर्जरी के लिए अगर मान लो हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हम कौन से इंसिजन लगाते हैं? एंड दिस वाज आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन लाइक नीट PG एंड FMG ऑल्सो. So we use gridiron incision, we use Rutherford Morrison incision, we can use Lens incision, which is skin crease, or bikini incision as well. This is more cosmetically appealing, and this is used in like models or someone who wants no scar, like very less scar surgery. अब स्टेप्स क्या होता है? तो सबसे पहले वी हैव टू चेक अपेंडिक्स. ठीक है, सर्जरी स्टार्ट कर दी, अपेंडिक्स चेक करो. इफ़ इट इज़ नॉट इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन नहीं है, देन यू हैव टू चेक मैकल्स डाइवर्टिकुलम, बिकॉज मैकल्स डाइवर्टिकुलम ऑलवेज मिमिक्स अपेंडिसाइटिस. सो ये हमेशा चेक करना, और इस पर क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है. ठीक है, नाउ सपोज इफ अपेंडिस इज इन्फ्लेम्ड, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पुट अ पर्स स्ट्रिंग सूचर एट द बेस. आपको पूरा अपेंडिक्स नहीं निकाल देना है, बेस को रखना है, एंड वहाँ पे पर्स स्ट्रिंग सूचर करके उसको बंद कर देना और अपेंडिक्स निकाल लेना है. ठीक है, अब इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? वो होता है फर्स्ट इज़ हेमरेज, एंड सेकेंड इज़ इंजरी टू हीलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व. इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी ऑलवेज पेन इवन आफ्टर सर्जरी. अगर मान लो वन मोर कॉज इसका एक और रहता है कॉम्प्लिकेशन का, कि देयर कुड बी बेस अपेंडिसाइटिस. उसमें क्या होता है? बेस इन्फेक्टेड हो जाता है, बट वो बहुत कम होता है, रेयरली होता है. Now another thing they ask is appendicular lump. What is appendicular lump is? This is a late presentation. ठीक है, अपेंडिसाइटिस ही रहता है लेकिन वो एक लंप रहता है, उसमें लेट प्रेजेंटेशन होता है, कोई एमरजेंसी नहीं रहती इसमें. बट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वी विल यूज़ ऑशनर शेरन रेजिमेन. बस इसमें से इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑन अपेंडिक्स इज कार्सिनॉइड ट्यूमर. एक और ये क्वेश्चन आ जाता है. तो अपेंडिक्स में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा वो रेयरली ही कभी पूछते हैं. मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में बस इतना ही आया है. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेक्टम एंड एनल कैनाल. सो रेक्टम और एनल कैनाल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेक्टम. ठीक है, रेक्टम में क्या है? रेक्टम एंड एनल कैनाल को इसको डिवाइड कर दिया है एक पेक्टिनेट लाइन विच इज़ डेंटेट लाइन. इसके नीचे जो रहेगा वो कैसा रहेगा? उसके अंदर सेंसेशन रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो रहेगा उसमें सेंसेशन नहीं रहेगा. अब इसमें ये समझो, अबव पेक्टिनेट लाइन मोर प्रोन टू एडिनोइड कार्सिनोमा, एंड लोअर देन पेक्टिनेट लाइन इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. अब above pectinate line is internal hemorrhoids and below pectinate line is external hemorrhoid. Internal hemorrhoid are painless while as external hemorrhoid are painful. ठीक,
नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रेक्टल प्रोलैप्स. रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होगा, रेक्टम पूरा बाहर आ जाएगा. यूजुअली ये ओल्ड एज में होता है या इन हाँ ओल्ड एज में रहता है, या कभी कभार बेबीज़ में भी ये देखने को मिलता है. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट. तो उसमें हम पहले तो करते हैं डिजिटल रिपोजिशन मीन्स अगर आप फिंगर से और मैन्युअली अगर उसको आप वापस अंदर डाल सकते हो, देन दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. बट इफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, देन यू हैव टू परफॉर्म सर्जरी. यू कैन इधर डू थियर्स वायरिंग, यू कैन डू डॉल्मर रिपेयर, यू कैन डू अल्टमेयर्स रिपेयर. ये तीन है ना, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट पीजी के अंदर. इन्होंने ये तीन ऑप्शन दे दिए थे एंड चौथा कुछ अलग ऑप्शन दिया था और पूछा था कि कौन सा सर्जरी मैनेजमेंट यू विल नॉट यूज़ फॉर रेक्टल प्रोलैप्स. सो इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है, एफएमजी में पूछ सकते हैं. नाउ अनदर इज कॉल्ड पाइलोनिडल साइनस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीप ड्राइवर्स डिजीज़. अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो सबसे पहले जो ड्राइवर होते हैं वो उनके पीछे हेयर्स बहुत होंगे, तो उसको हैरी मैन होगा. और उसका मोस्ट कॉमन साइट होता है नेटल क्लेफ्ट. होता क्या, वहाँ पे एक छेद बन जाता है, ठीक. उस छेद में से हमेशा पस और एब्सेस निकलता रहता है, और ये उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो प्रोलॉन्ग बैठे रहते हैं. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड जीप ड्राइवर्स डिजीज़. एंड आई गेस दिस विल बी चेंज इन टू स्टूडेंट्स डिजीज़ बिकॉज you know those preparing for FMG, they are also sitting day and night on their chair just to study. So it could be possible that this could be like doctor's disease. And what will be the surgery? The surgery you have to do is flap. You can either use rhomboid or Limburg flap. Now comes with hemorrhoid. Hemorrhoid is also called piles. ठीक है. सो एज आई हैव सेड बिफोर, इंटरनल आर पेनलेस, एक्सटर्नल आर पेनफुल. व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन? सो फर्स्ट line is you have to do DRE because the hemorrhoids are also divided into different grades. So sometime you can just cure it by DRE also. And what is the investigation of choice is proctoscopy. So let's see about the grade. तो ग्रेड 1 2 3 4 होंगे. तो 1 इज़ ओनली ब्लीड, सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है. सेकेंड इज़ प्रोलैप्स बट रिड्यूस, प्रोलैप्स होता है एंड ऑटोमेटिकली वापस अंदर चला जाता है. थर्ड इज़ प्रोलैप्स बट मैन्युअली रिड्यूस, आपको मैन्युअली इसको अंदर डालना है. फोर्थ इज़ रिमेन्स प्रोलैप्स, ये सबसे खतरनाक रहता है, ठीक. तो सबसे पहले जो ब्लीड हो रहा है उसमें हमको क्या करना है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है. भाई अच्छा खाना खाओ, फाइबर रिच डाइट खाओ, स्टूल स्टॉफनर लो, तो ब्लीड नहीं होगा. सेकंड होता है प्रोलैप्स बट रिड्यूस, तो इसके अंदर भी सेम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस बैंडिंग कर सकते हैं हम. बैंड लगा दो, वो नेक्रोज होकर अपने आप टूट जाएगा. प्रोलैप्स बट मैन्युअल रिड्यूस, इसमें हम हेमोरॉइडेक्टोमी करते हैं. रिमेन प्रोलैप्स, इसमें भी हम हेमोरॉइडेक्टोमी करते हैं. सर्जरी करो, हेमोरॉइड को बाहर निकाल दो, ख़त्म. व्हाट इज़ एनल फिशर? एनल फिशर में क्या होगा, पेन वाइल पूपिंग एंड प्लस ब्लीडिंग होगा जिसमें फ्रेश ब्लड निकलेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप. और इसमें एक और फीचर ये होगा कि जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है और उसका जो स्टूल रहता है वो बहुत टाइट रहता है. दैट इज़ द रीज़न वी फर्स्ट मैनेजमेंट में हम उसको हमेशा स्टूल सॉफ्टनर देते हैं. नाउ अनदर इज़ पेरिनियल फिस्टुला और एब्सेस, ठीक. अब हमने पढ़ा था पाइलोनिडल साइनस, ये है पेरिनियल फिस्टुला. अब इसमें होता है क्या, जो हमारा एनल कैनाल है और आसपास के जो भी टिश्यू रहता है उसके बीच में एक फिस्टुला बन जाता है और वहाँ से फिस्टुला निकल के वहाँ पे एक एब्सेस बना देता है. तब जाके हम उसे बोलेंगे पेरिनल फिस्टुला या पेरिएनल एब्सेस. उसमें क्लिनिकल फीचर होगा, पेशेंट को पेन बहुत होगा, फीवर होगा, एब्सेस होगा. इवन इन योर इंटर्नशिप इफ़ यू आर एबल टू सी दिस, मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन सी दिस, दिस इज़ वेरी कॉमन. आपको दिखेगा बाहर एक फोड़ा हो गया है, एक बॉयल जैसा हो गया है, वाइटिश सा रहेगा. उसको आप जैसे ही टच करोगे पेशेंट को बहुत पेन होगा. अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोले तो MR फिस्टुलोग्राम करना है, सर्जरी करना है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है, दैट्स इट. और उसमें हाँ एंटीबायोटिक्स देना है बिकॉज इट्स एन एब्सेस. नाउ स्टार्टिंग विथ कोलोरेक्टल कैंसर. सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज एडिनोकार्सिनोमा एंड द साइट इज रेक्टोसिग्मॉइड. व्हाट आर द risk factor? So increase in animal fat, most probably is red meat, decrease in fiber diet, smoking, ठीक है. तो ये इसके रिस्क फैक्टर है. इसके अंदर एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं फैप, विच इज़ फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स. इसमें क्या होता है, पूरे कोलोन और रेक्टम में क्या होता है, पूरे पॉलिप्स बन जाते हैं. तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे. और अगर बेरियम करते तो हमें क्या दिखता है, एप्पल कोर अपीरियंस दिखता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं. यूजुअली एप्पल कोर में ये लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. नाउ द अनदर इज़ एनल कैनाल कैंसर, मोस्ट कॉमन इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, निग्रो रेजिमेन करेंगे एंड वी विल यूज़ 5-fluorouracil एंड ऑक्सैलिप्लैटिन, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो फिनिश्ड. नाउ स्टार्टिंग विथ लिवर.
सो देखो लीवर है ना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज़ 4A, 2, 3, 4B, 5, 6, 7, 8। यूजुअली इसको 1, 2, 3, 4 करना चाहिए, बट आई डोंट नो वाई इसको 4A और इसको 4B करके रखा है। ओके बीच में क्या होगा, यहाँ पे मिडल हिपैटिक आर्टरी है, इसलिए उसको लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करके रखा है। और मिडल हिपैटिक वेन है, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करके रखा है, एंड वहीं पर ही नीचे गॉल ब्लैडर फॉसा रहेगा। ठीक, अब देखो ये जो फंक्शनल एनाटॉमी ये हमने कैसे क्लासीफाई करा है, इसे हमने किया है कोइनोट्स क्लासिफिकेशन। और ये जो जीबी फोसा है, ये जो गॉल ब्लैडर का फोसा है, वो हमें कहाँ मिलता है, 4B और 5। ठीक, तो जब भी हमको कोलिसिस्टेक्टोमी करने हैं तो हम गॉल ब्लैडर तो निकालते, बट सम पार्ट ऑफ 4B एंड 5 ऑफ लीवर इज़ ऑल्सो रिमूव्ड। सेगमेंट 7 ये जो बिल्कुल टॉप पे रहता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमेबिक लीवर एब्सेस। एक ये चीज़ याद रखना। अब लीवर पेडिसिल क्या होता है, जो हाइलम रहता है जहाँ से हमारा पोर्टल वेन निकलता है, तो उधर से होता है हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट विच इज़ फाउंड इन लेसर ओमेंटम। इसमें क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। तो ये कैसा यूएसजी पे हमको दिखेगा, मिकी माउस साइन जैसा। एंटीरियर में क्या है, CBD एंड हिपैटिक आर्टरी, एंड पोस्टीरियर में है पोर्टल वेन। अब ये सबसे कॉमन जगह है जहाँ से सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग होती है। सो यू कैन स्टॉप द ब्लीडिंग बाय यूजिंग प्रिंगल मेन्योर। प्रिंगल मेन्योर इज, सपोज दिस इज ड्यूडिनल, दिस इज द पोर्टल वेन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको ऐसे पिंच कर देना है। पिंच करोगे हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट को, तो सारी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंगल्स मेन्यूवर, एंड दिस इज यूज टू स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम लिवर। नाउ फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग इज लिवर एब्सेस। 3 टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है। सो फर्स्ट इज पायोजेनिक। अब पायोजेनिक क्या होता है, ये होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन के वजह से। ठीक है, मोस्टली ड्यू टू ई कोलाई एंड ड्यू टू असेंडिंग कोलेंजाइटिस। कहीं पे इन्फेक्शन है, पहुँचते पहुँचते लिवर तक हो गया और उधर भी इन्होंने इन्फेक्शन कर दिया, तो दैट इज़ पायोजेनिक लिवर एब्सेस। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज USG एंड CECT। मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे। अगर मान लो वो फेल हो गया और एब्सेस बन गया, तो पिक्टिल कैथेटर यूज़ करके एब्सेस को निकाल देंगे। सेकेंड इज अमीबिक लिवर एब्सेस। अब इसका क्या कॉज है, ये पैरासाइटिक कॉज है विच इज़ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो अभी हमने पढ़ा था, विच इज़ यूजुअली इन सेगमेंट 7 विच इज़ राइट साइडेड। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज अगेन USG एंड CECT। इसका मेन पिक्यूलर फीचर इज एंचोवी सॉस पस है। ठीक है, याद रखना, एंचोवी सॉस पस इज फाउंड इन अमीबिक लिवर एब्सेस। मैनेजमेंट हम करना है वो है मेट्रोनिडाजोल 2 वीक्स के लिए, वो क्या है, एक अमीबीसाइड है। अगर उसके बाद हमें क्या करना है, डायलॉक्साइड फ्यूरेट विच इज़ लुमिनल अमीबीसाइड। नाउ द थर्ड इज हाइडेटेड सिस्ट। ये होता है ड्यू टू इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, एंड दिस कॉजेज मल्टीपल सिस्ट इनटू द लिवर। अब इसमें जो ह्यूमन है ना, वो एक्सीडेंटल होस्ट होता है, और डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, डॉग। इसलिए कभी भी डॉग आप घर पे लाओ तो उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इवन इफ़ इट इज़ अ स्ट्रीट डॉग और आपने ऐसे ही पाल के रखा है, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड वॉश योर हैंड्स वेन एवर यू टच अ डॉग। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखेगा, आइदर हनीकोम अपीयरेंस, वाटर लिली और फ्लोटिंग मेम्ब्रेन साइन। इसमें FNAC कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मल्टीपल सिस्ट फूट गया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो FNAC इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट इज अल्बेंडाजोल। अगर अल्बेंडाजोल से नहीं हुआ, फेल हो गया, तो वी हैव टू परफॉर्म सर्जिकल इंटरवेंशन विच इज़ कॉल्ड पैर, विच इज़ परक्यूटेनस एस्पिरेशन, इंजेक्शन एंड रीएस्पिरेशन। व्हाट वी विल डू इज़ 20% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे। अगर फिर भी फेल होता है, देन यू हैव टू डू सिस्टो पेरिसिस्टेक्टोमी। ओके, दिस इज़ डन। Now comes the tumor. Most common tumor of liver is hemangioma, which will show light bulb sign. Most common malignant in adult is hepatocellular carcinoma, and most common in child is hepatoblastoma. ये वन लाइनर है, कभी कभार पूछ लेते हैं। हिपेटिक एडिनोमा, ये याद रखना, ये एक ऐसा कंडीशन है लीवर का विच है स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद OCP। ठीक है, ये याद रखना, हेपेटिक एडिनोमा एक ऐसा है विच है स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद OCP। अब हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो जैसे हमने बायरेट स्कोर पढ़ा था ब्रेस्ट के लिए, वैसे ही लिवर के अंदर होता है लाइरेट स्कोर, लिवर इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम स्कोर। अब इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एक होता है हेपेटिक
हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जो 17 टाइम्स इसके चांसेस इंक्रीज़ कर देता है कैंसर होने के। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा ट्रिपल फेस सीटी करना है। डायग्नोसिस के लिए ट्रू कट बायोप्सी करेंगे, स्टेजिंग के लिए पेट सीटी करेंगे, और मार्कर्स इसका होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। अगर लीवर फेल हो रहा है देन हाउ विल यू नो, यू विल यूज़ अ स्कोर विच इज़ कॉल्ड चाइल्ड प्यूक स्कोर। इसका निमोनिक है ई बाप। ई बाप मतलब ई से एनसेफेलोपैथी, बी से बिलिरुबिन, ए से एसाइटिक, ए से एल्ब्यूमिन एंड बी से पीटी आयना। इससे हमको पता चलता है लीवर फेल हो रहा है कि नहीं। अगर हमें ट्रांसप्लांट करना है तो ट्रांसप्लांट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज इफ़ इट इज़ एडल्ट, तो एडल्ट के लिए हमें करना है CBI। ठीक है, CBI इज़ क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड आयना। अगर वो पीडियाट्रिक पेशेंट है तो हमें यूज़ करना है पेल्ड स्कोर। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? सबसे पहले तो हमें देखना है लीवर फंक्शन कैसा है, देन यू कैन यूज़ फाइब्रोस्कैन फॉर इट। लीवर फंक्शन के बाद पता चला कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, देन यू विल परफॉर्म फर्स्ट इज टेस्ट विच इज़ ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस के लिए वी विल यूज़ अ क्लासिफिकेशन विच इज़ कॉल्ड ओकुडा क्लासिफिकेशन। वाइन लाइनर कभी कभार पूछ लेते हैं। नाउ अनदर इज गॉल ब्लैडर। तो हमेशा लीवर और गॉल ब्लैडर साथ में पढ़ना क्योंकि वो दोनों एक साथ ही होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो गॉल ब्लैडर को है ना, पहले तो दो ट्राइंगल में डिवाइड करा। एक तो होता है कोलिसिस्टो हिपैटिक ट्राइंगल जो बिगर ट्राइंगल है, और दूसरा होता है कैलेट्स ट्राइंगल जो छोटा ट्राइंगल होता है। कोलिसिस्टो हिपैटिक में आता है एक तो इंफीरियर एज ऑफ लिवर, फिर आएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट आ गया, ठीक है, और उसके बाद आएगा यहाँ से सिस्टिक डक्ट आएगा। उसके बाद होता है कैलेट्स ट्राइंगल जो स्मॉलर ट्राइंगल होता है इनसाइड कोलिसिस्टो हिपैटिक ट्राइंगल। इसके अंदर होगा सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट। FMG जनवरी 2025 में कैलेट्स ट्राइंगल पे क्वेश्चन आ गया था, दैट इज़ द रीज़न आई हैव इंक्लूडेड हियर दिस। और इसमें एक चीज़ याद रखो, देयर इज़ ऑल्सो अ लिम्फ नोड प्रेजेंट इन कैलेट्स ट्राइंगल विच इज़ कॉल्ड लिम्फ नोड ऑफ लुंड। ठीक, what is the main clinical feature is this is the first to enlarge in a GB cancer। so ये बहुत ही मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही पोटेंशियल MCQ क्वेश्चन है, चाहे FMG हो या नीट PG हो। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद गॉल स्टोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलिडोकोलिथियासिस। मोस्ट कॉमन स्टोन होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो येलो होगा। USG में कैसा होगा वो, जिसमें पोस्ट अकोस्टिक शेडो दिखेगी वर्सेस पॉलिप। इफ़ देर इज़ पॉलिप देर विल बी नो शेडो। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, चारकोट स्ट्राइड जिसमें इंटरमिटेंट पेन होगा, फीवर होगा, जॉन्डिस होगा, और उसमें एक्स्ट्रा अगर हम ऐड करें तो रेनॉल्ड्स पेंटेड होगा जिसमें चारकोट ट्राइड प्लस शॉक और डिक्रीज मेंटल स्टेटस होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, MRCP, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, ERCP। देखो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है कि MRCP और ERCP में क्या फ़र्क है। तो MRCP क्या करता है, ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, डाई डालोगे पूरा बिलियरी ट्री तुमको दिख जाएगा, इसलिए MRCP यूज़ करते हैं। बट ERCP क्या होता है, ये इन्वेजिव रहता है, इसमें मुंह से जैसे एंडोस्कोपी करते हैं वैसे अंदर डालेंगे, फिर बाद में पेनक्रियाज हो गया या बिलियरी ट्री रिलेटेड हो गया, सिस्टिक डक्ट रिलेटेड हो गया, वो सारा हम डायग्नोस भी कर सकते हैं प्लस उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। इसलिए ERCP इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन MRCP, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टू। What is the definitive? Definitive is cholecystectomy. Usually right now in India हम ये सब प्रोसीजर बहुत कम ही करते हैं। अगर पता चला कि भाई हाँ इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है गॉल ब्लैडर रिलेटेड, हर डॉक्टर बोलता है कोलिसिस्टेक्टोमी करवा लो। ठीक है, सेकेंड इज़ अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ GB, उसमें होगा फीवर प्लस नॉशिया, वॉमिटिंग और पेन। साइंस होगा मर्फीज साइन। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज USG। हीडा स्कैन, हीडा स्कैन भी क्या है, फुल बिलियरी ट्री दिखाएगा, और इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, हिपैटो बिलियरी इम्यूनो डायएसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ थर्ड इज एम्पाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस और विच इज़ ऑल्सो नोन एज गैस गॉल ब्लैडर। इसका रीज़न होता है कोलिस्ट्रीडियम और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में दिखता है। ट्रीटमेंट वही है कोलिसिस्टेक्टोमी। म्यूकोसिल विच इज़ एसेप्टिक डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। मिर्जी सिंड्रोम, मिर्जी सिंड्रोम में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है जो क्या कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट से जाके अटैच हो गया, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, कोलिसिस्टाइटिस भी होगा, जॉन्डिस भी होगा, और इसका सर्जरी सेम यही होगा, कोलिसिस्टेक्टोमी कर देना। अगर लेप्रोस्कोपिक में हमें करना है कोलिसिस्टेक्टोमी तो सबसे पहले हमको पेशेंट को क्या करना है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में करना है, जिसका मतलब है उसका हेड अप होगा, फुट डाउन होगा और राइट साइड को अप कर रखना है। सर्जन कहाँ खड़ा होगा, सर्जन हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट खड़ा होता है। गैस कौन सा यूज़ करेंगे, CO2। मान लो अगर
प्रोलॉन्ग सर्जरी हो गई तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मान लो अगर कहीं बाइल लीक हो तो हम क्या करेंगे, ERCP यूज़ करेंगे और रिपेयर कर देंगे। कोलेस्टेरोसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या हमें इसमें कोलेसिस्टेक्टोमी करनी है, तो हमें कोलेसिस्टेक्टोमी नहीं करनी है, ठीक है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। और यूजुअली तो आजकल इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी कर ही देते, कोई भी प्रॉब्लम होता है जीबी निकाल ही दो। सर्जन का तो मेन फेवरेट है पैसे कमाने का कि भाई निकाल दो, गॉल ब्लैडर निकाल दो, कोई तकलीफ ही नहीं, आपको कोई इन फ्यूचर पेन ही नहीं होगा, और गॉल ब्लैडर निकाल भी दिया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हमें व्हाट इज़ कोलिडोकल सिस्ट। कोलिडोकल सिस्ट के लिए हमें करना है टोडानी क्लासिफिकेशन। ये अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कभी कभार आ ही जाता है इसी भी टाइप से, 1 2 3 4 5 क्या क्या हुआ है, डायलेशन ऑफ CBD हुआ है, डाइवर्टिकुलम बन गया है कोमल बाइल डक्ट का, एक कोलिडोकोसील बन गया है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है, एक्स्ट्रा हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है, इंट्रा हेपेटिक डायलेटेशन हो गया जिसको कैरोलिस डिजीज़ बोलते हैं। उसके हिसाब से हमें मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ये इमेज के साथ पढ़ना है। मान लो सिर्फ कॉमन बाइल डक्ट का ही प्रॉब्लम है तो कर दो Roux-en-Y जेजुनोस्टोमी। अगर सिर्फ डाइवर्टिकुलम है तो निकाल दो, रिपेयर कर दो। कोलोडोक्यूसील है जैसे डायलेशन ऑफ ड्यूडिनल पार्ट ऑफ CBD, यानी जो छेद होता है जहाँ से कॉमन बाइल डक्ट इंटेस्टाइन में आता है, वो अगर प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ डायलेशन आ गया तो वो ERCP करके उसको ठीक कर दो। इंट्रा और एक्स्ट्रा हिपैटिक होगा या इंट्रा हिपैटिक में डायलेशन होगा तो हमेशा रखना उसमें हमको ट्रांसप्लांट ही करना होगा। लीवर के अंदर तक प्रॉब्लम चली गई है, ठीक, तो सीधा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रॉब्लम है तो यू हैव टू डू कसाई प्रोसीजर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कोलेंजियोकार्सिनोमा में क्या होगा, सबसे पहले तो इसका क्लिनिकल फीचर है कि पाल्पेबल GB, आप इसको पाल्पेट कर सकते हो ऑन एग्जामिनेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोरवोइजर लॉ। इट इज़ ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस, जिससे GB इन्फ्लेम हो जाता है एंड पाल्पेबल होने लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP, मार्कर होता है CA-19-9, कीमो होता है जिमसेटाबीन, और इसको हमें करना है रिसेक्शन। बिलहीमिया क्या होगा, बाइल इन ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू फिस्टुला, ट्रीटमेंट ERCP एंड स्टेंटिंग, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अगर क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस है, ठीक है, तो उसका क्लिनिकल फीचर होता है माल अब्जॉर्प्शन, स्टियोटेरिया, डिक्रीज इंसुलिन, ऑन पेशेंट बार बार एडमिट होता रहता है विद कंप्लेन ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, पिन पॉइंटिंग पेन, फीवर आ जाता है। और हमें एक बार डायग्नोज हो गया कि वो पेनक्रेटाइटिस है और वो लॉन्ग टर्म तक चलता है तो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अब प्रॉब्लम में देखो क्या होगा, पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड में ERCP करो और हमें उसमें क्या दिखेगा, चेन ऑफ लेक अपीयरेंस, ठीक है, ये हमको दिखता है CT में दिखेगा चेन ऑफ लेक अपीयरेंस, पर गोल्ड स्टैंडर्ड तो हमेशा ERCP होगा। अब इसमें हमें सर्जरी करना है 2 टाइप की, इधर हम करेंगे डुअल या तो हम करेंगे पोस्टो। अब डुअल में क्या होगा, एंड टू एंड पेनक्रियाटिको जेजुनल एनास्टमोसिस। देखो जैसे ये जेजुनम है और ये पूरा पेनक्रियास था, ये इसका हेड था, ये इसका टेल था, तो टेल को जेजुनम से जॉइन कर दिया हमने, तो ये होता है डुअल प्रोसीजर। दूसरा होता है पेस्टूस प्रोसीजर। पेस्टू प्रोसीजर में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल पेनक्रियाटो जेजुनोस्टोमी। सपोज देखो ये था पेनक्रियास को बीच में से काट के इसको फ्लैप की तरह ओपन कर दो और उसको जेजुनम से जोड़ दो, खत्म। तो ये होता है डुअल पेस्टो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ द अनदर इज पेनक्रियाटिक कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर मोस्ट कॉमन साइड होता है हेड ऑफ पेनक्रियास, मोस्ट कॉमन G1 होगा केरास, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज CCT, सर्जरी इज विपल्स ऑपरेशन विच इज पेनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी, और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, विच इज डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। नाउ कमिंग टू प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ग्राफ्ट के ऊपर पढ़ना है, 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे पहले व्हाट इज ग्राफ्ट, ग्राफ्ट इज टिश्यू विदाउट इट्स ओन ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये होता है ग्राफ्ट। फ्लैप में क्या होता है, फ्लैप में उसकी अपनी एक ब्लड सप्लाई रहती है। तो ग्राफ्ट में आएगा एक तो ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या होगा, ऑटो अगर तुम्हें चलानी है तो खुद से ही चलानी है, सो इट इज़ फ्रॉम सेम पर्सन, ठीक। आइसोग्राफ्ट में क्या होगा, आइसो में होगा आई सॉ माई सेल्फ, तो फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन। अल्लो इज अल्लू अर्जुन इज फ्रॉम सेम स्पीशीज। जीनो इज समवन डिफरेंट स्पीशीज। अब इसके अंदर जो ग्राफ्ट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, वन इज स्प्लिट थिकनेस एंड अनदर इज फुल थिकनेस। स्प्लिट थिकनेस का क्या मतलब है, एपिडर्मिस होगा और उसमें सम पार्ट ऑफ डर्मिस। यूजुअली वी विल यूज़ थाई,
to get the split thickness, and whenever we take, we will put meshing in that graft, ठीक है, सॉरी फ्लैप. सपोज ये है हमारा ग्राफ्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से छेद कर देंगे, ठीक है. उसका रीज़न क्या होता है, आप देखना, आप जब सर्जरी रोटेशन करोगे ना, तो इसमें देखना कि डॉक्टर ऐसा करते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया. एंड हाउ वी विल टेक दिस स्प्लिट थिकनेस इज़ बाय यूजिंग हम्फीज नाइफ. और यूजुअली हम ये किस पेशेंट में करते हैं, ये हम बर्न्स पेशेंट में करते हैं. एंड वन मोर थिंग इज़ वी ऑल्सो यूज़ दिस इन व्हेन वी डू रेडिकल मैस्टेक्टोमी, ठीक है, तब भी हमें थिकनेस का ग्राफ्ट हम वहाँ ब्रेस्ट के वहाँ पे लगाते हैं. अनदर इज फुल थिकनेस. फुल थिकनेस में होगा एपिडर्मिस प्लस डर्मिस. यूजुअली द साइट इज पोस्ट ऑरिकुलर एंड सुप्रा और इंफ्रा क्लेविकुलर. दिस हैज़ इंक्रीज चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्चर बट इट इज़ मोर कॉस्मेटिकली अपीलिंग. इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, वो होता है हीमेटोमा कलेक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज सीरोमा, ठीक है. और ये अगर मान लो ट्रीट नहीं हुआ ना, तो इट कैन ऑल्सो कॉज नेक्रोसिस ऑफ द फ्लैप. कीलॉइड. कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले तो लोकेशन. कीलॉइड यूजुअली स्टर्नम, ईयर लोब, इन सब जगहों पे होता है, विच ग्रोज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ स्कार. मतलब इतना स्कार था लेकिन वो इतना बड़ा ग्रो हो गया, दैट इज़ कीलॉइड. यूजुअली ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड इज ट्राइएमसिनोलॉन इंजेक्शन हम देते हैं. हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है, यूजुअली वो एक्सटेंसिव सरफेस पे दिखते हैं, ठीक है. नाउ अनदर टॉपिक इज क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछने लगे हैं, दैट इज़ द रीज़न आई इंक्लूडेड. क्लेफ्ट लिप में क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मर्ज मीडियल नेजल प्रोसेस. और हमें करेक्ट कब करना है, 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक. क्लेफ्ट पैलेट में क्या करेंगे, क्लेफ्ट पैलेट में फ्यूजन नहीं होता पैलेटाइन शेल विद नेजल सेप्टम. अगर सॉफ्ट पैलेट है देन 3 to 6 मंथ में इसको करेक्ट कर दो. इफ़ इट इज़ एन हार्ड पैलेट देन 9 months to 12 months, ठीक है. नाउ ऑर्गन स्टोरेज. अब ऑर्गन स्टोरेज पे अभी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था एफएमजी में, और नीट पीजी में तो हमेशा 2 क्वेश्चन तो होते ही है. तो इसके मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया, तो इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है. अगर पेशेंट आया डेड ऑन अराइवल, तो आप कौन से ऑर्गन को आप हार्वेस्ट कर सकते हो. सो यू कैन हार्वेस्ट हार्ट वाल्व और कॉर्निया. अगर पेशेंट आया है विथ सीपीआर डन, ठीक है, उसके सीपीआर हो चुका है, तो आप कौन से हार्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन हार्वेस्ट किडनी. बट इसका भी एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है. तो आप ऐसे नहीं कि आया है 10 घंटे बाद आप हार्वेस्ट कर रहे हो, नहीं, ठीक. अब टाइमिंग होगा, किडनी लेस देन 18 आवर्स, लिवर लेस देन 12 आवर, हार्ट लेस देन 3 आवर, लंग लेस देन 3. सबसे कम टाइमिंग क्या होता है ट्रांसप्लांट यूजेज के लिए, वो होता है 3 आवर. अगर हार्ट निकाल लिया तो उसको 3 आवर्स के अंदर आपको ट्रांसप्लांट कर लेना है. अब इसको हार्वेस्ट तो कर लिया, अब इसको रखोगे कहाँ, तो हम उसको रखते हैं UW सॉल्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन. ये 1 मार्कर में आ सकता है. उसमें होता है कि एडिनोसाइन, ग्लूटाथेन, अलोप्यूरिनॉल एंड लैक्टोबायोनेज, ठीक है. द अनदर टॉपिक इज टेस्टिकुलर डिसऑर्डर. अब इसमें क्वेश्चन ये बहुत फेवरेट है, वो है अनडिसेंडेड टेस्टिस. इसमें यूजुअली होता है यूनिलैटरल होगा, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है ही नहीं. अगर बायलैटरल ही स्क्रोटम टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो इट इज़ क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. ये डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए. अगर टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो है कहाँ, तो हमेशा इंग्वाइनल कैनाल के अंदर चेक करते कि कहीं वो वहीं तो नहीं अटक गया है. तो नॉर्मल डिसेंट कब तक होगा, वो 4 to 5 months आफ्टर बर्थ तक यूजुअली डिसेंट कर जाता है. बट अगर वो नहीं डिसेंट करा देन इट इज़ अ पैथोलॉजी एंड इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड ऑल्सो इनफर्टिलिटी. तो सर्जरी हमें क्या करना है, इन ऑर्किडोपेक्सी एट 6 to 12 months ऑफ एज. क्यों इतना जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे टेस्टिस की साइज़ बढ़ने लग जाती है और वो इंग्वाइनल कैनाल में फंस गया है. तो अगर उस वक्त ठीक नहीं किया तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. अब है सेकंड टॉपिक टॉर्शन. टॉर्शन में क्या होगा, यूनिलैटरल टेस्टिस होगा, एक्यूट अचानक से पेन शुरू हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी. तब इसके अंदर हमें टेस्ट करना है, वो होता है फ्रेंच साइन. हमें क्या करना है, वो टेस्टिस को लिफ्ट करना है. अगर पेन कम हो गया, ठीक है, तो वो होता है ऑर्काइटिस. ये एक सिंपल इन्फेक्शन होता है. और अगर पेन बढ़ गया देन इट इज़ ट्रू टॉर्शन. सर्जरी क्या होगा, अगर वायबल टेस्टिस होगा तो उसको डी रोटेट करो और ऑर्किडोपेक्सी कर दो. बट अगर नेक्रोसिस हो ही चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है बचा के उसको निकाल दो, तो ऑर्किडेक्टोमी कर दो. अनदर इज़ हाइड्रोसिल. हाइड्रोसिल में क्या होता है, फ्लूइड इनसाइड ट्यूनिका वेजिनालिस.
ये कैसा लगेगा, एक बिग बलून जैसा लगेगा स्क्रोटम का। अगर उस पर लाइट चमकाओगे, क्लियर फ्लूइड होगा तो ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव होगा। सर्जरीज में क्या करते हैं, जाबुलिस प्रोसीजर, इवर्जन ऑफ सैक। नाउ अनदर इज वेरिकोसिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड बैग ऑफ वर्म्स। बैग ऑफ वर्म में क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी यही होता है। यूजुअली लेफ्ट में ज़्यादा होगा, राइट में कम। उसका रीज़न क्या है, लेफ्ट जो रहता है ना, इट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द रीनल वेन। ठीक है, ये डायरेक्टली होता है रीनल वेन में। तो वेरिकोल सीन का एक और कंडीशन क्या होगा, हमेशा चेक करना है कि कहीं ये रीनल वेन के यहाँ पे कोई मास तो नहीं है, कोई टाइप का कैंसर तो नहीं है जिसके वजह से ये क्या कहते हैं, लेफ्ट वेन को ये दबा रहा है, लेफ्ट वेन को दबा रहा है जिसके वजह से वेरिकोसील बन रहा है। ठीक है, इसमें होगा क्या, डायलेटेड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स। इन्वेस्टिगेशन चॉइस होगा डॉपलर, एंड ट्रीटमेंट होता है एम्बोलाइजेशन, या तो हमें क्या करना है, वेरिकोलेक्टोमी करना पड़ेगा। ट्यूमर में सब मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड इज योक्सेक ट्यूमर। एडल्ट में होगा सेमिनोमा विच इज़ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। और इसमें क्या होगा, कैनन बॉल, मैट्स टू लंग। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CECT, मार्कर बीटा HCG, एंड सर्जरी होगा हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी। अनदर इज फोनियर्स गैंग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ रहेगा। पहले तो पेशेंट आएगा, उसको हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ होगा। इट इज़ नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस ऑफ स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिकल बच जाएगा। ट्रीटमेंट होता है एग्रेसिव डिब्राइडमेंट। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, आई सॉ अ केस ऑफ फोनियर्स गैंग्रीन। इतना बेकार स्मेल करता है, इतना गंदा स्मेल करता है कि आप डायबिटिक फुट के अल्सर्स को भूल जाओगे। ठीक है, इसमें होता क्या, स्क्रोटम है ये, ठीक है, ये स्क्रोटम है ना, पूरा ये सड़ने लग जाता है। एवरी 2 डेज भी अगर पेशेंट आएगा, आप देखोगे पूरा स्क्रोटम पूरा सड़ के नीचे गिर रहा है। एवरी टाइम यू हैव टू डिब्राइड द स्क्रोटम। वो आता गया, उसको ट्रीटमेंट चलता गया, हम उसको ड्रेसिंग करते रहे, सारा स्क्रोटम निकल गया और सिर्फ 2 टेस्टिकल बच गए। इतना ख़राब था ये, और ये ठीक भी नहीं होता है। ठीक है, वो बेचारा जो पेशेंट था वो ड्रेसिंग लगा के घूमता था। अब उसके जस्ट इमेजिन कि टेस्टिकल सिर्फ ऐसे ही लटक रहा है, स्क्रोटम है ही नहीं, कितना पेनफुल कंडीशन होगा वो। तो एक ये होता है फोनियस गैंग्रीन। इसका यूजुअली ट्रीटमेंट क्या रहता है, हमने तो इंसुलिन देके डायबिटीज़ कंट्रोल किया था, एंटीबायोटिक्स दी थी, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था इसके वजह से। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, उनको इचिंग बहुत होती है। सो फॉर एग्जांपल गंदे नेल्स होंगे एंड वो इच करते बॉल्स पे, तो यहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है। सो इफ़ देयर इज़ समवन इन योर फैमिली मेल हु हैज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, सो टेल देम अबाउट दिस काइंड ऑफ डिजीज़। बहुत गंदा है ये, एंड एज एन इंटर्न आपके लिए तो और भी ज़्यादा गंदा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूरेथ्रा एंड पेनिस। सो यूरेथ्रा फीमेल में क्या होगा, 3 to 4 सेंटीमीटर, मेल में होता है 12 to 18 सेंटीमीटर। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जब यूरेथ्रा इतना छोटा है, दैट इज़ द रीज़न फीमेल इज़ मोर प्रोन फॉर UTI। मेल का तो यूरेथ्रा ही बहुत लंबा है, तो वहाँ तक बैक्टीरिया पहुँचते ही मतलब बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी रहती है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ हाइपोस्पेडियासिस। हाइपोस्पेडियासिस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये पीनेस है, ठीक है, ये पीनेस है, ये पीनेस का वेंट्रल साइड है और ये पीनेस का डॉर्सल साइड है। हाइपो का मतलब क्या होगा, वो नीचे की तरफ है ओपनिंग। यूरेथ्रा इज़ वेंट्रली प्लेस। तो क्लिनिकल फीचर को अगर यहाँ से पेशाब करेगा तो वो डाउनवर्ड पी करेगा, एंड द पीनेस विल बी ऑल्सो बेंडिंग डाउनवर्ड्स। सर्जरी क्या होगा, 6 से 12 महीने के एज में करेंगे। एंड एक चीज़ ये, इसमें सर्कमसिजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो ये जो फोर स्किन रहती है ना, यही फिर रिकन्स्ट्रक्शन में यूज़ होती है, इसलिए सर्कमसिजन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर आएगा एपिस्पेडियासिस। एपिस्पेडियासिस में क्या होगा कि वो डॉर्सली प्लेस यूरेथ्रा होगा। अब पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल, इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, UTI होगा, KFT होगा। अगर हम इसमें डायग्नोसिस करें तो हम इसमें यूजुअली क्या करते हैं, मिक्चुरेटरी सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसमें हमें दिखेगा की होल डिफेक्ट। ये वर्ड्स याद रखना, ठीक, वर्ड में से क्वेश्चन पूछते हैं कि की होल डिफेक्ट किस में दिखेगा, तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल में। मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो फोलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे ताकि डिकम्प्रेस करे सिस्टम को। उसके बाद डेफिनेटिव करेंगे, हम जो वाल्व्स है उसको जला देंगे, विच इज़ फल्गरेशन ऑफ वाल्व्स। नाउ कम्स द ट्रॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। FMG जैन 2025 में दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब देखो, एंटीरियर यूरेथ्रल ट्रॉमा को और क्या बोलते हैं, बल्बर भी बोलते हैं, स्पॉन्जी भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा,
कोई भी डायरेक्ट किक हो गया, ब्लो हो गया, मैन होल इंजरी होगी या कोई भी पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी होगी तो हमेशा एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी होगी विच इज़ बल्बर इंजरी ऑल्सो। इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी टू पास यूरिन प्लस ब्लड एट मीएटस। प्रोस्टेट कैसा होगा इसका, नॉर्मल होगा। ब्लड कहाँ होगा, स्क्रोटम के अंदर आ जाएगा। यूरिन कहाँ पास होगी, वो होगी पेरिनियल स्पेस में, क्यों, बक फेशिया टूट जाएगा। डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना है, यूरेट्रोगेट यूरेथ्रोग्राम। अब पोस्टीरियर की बात करें तो सेम इसमें क्या हिस्ट्री देंगे। अच्छा, पोस्टीरियर यूरेथ्रल को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस इंजरी ऑल्सो। इसका हिस्ट्री में सिंपल पेल्विक फ्रैक्चर देगा। सेम क्लिनिकल फीचर होगा, यूरिन पास नहीं करा, ब्लड एट मीएस्टस। प्रोस्टेट कैसा होगा, प्रोस्टेट हाई हो जाएगा। यूरिन कैसा होगा, यूरिन इसका रेट्रोप्यूबिक स्पेस में आने लगेगा। डायग्नोसिस सेम होगा, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। और सर्जरी के लिए क्या होगा, सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करना है। क्या हम इसमें फोलिस डालेंगे, नहीं, फोलिस डालना इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कभी भी कोई पेशेंट आए ब्लड एट मीएटस वाला, फोलिस नहीं डालना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। हमेशा सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करवाना है कि क्या प्रॉब्लम है। पता चला आप फोलिस डाल रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी पंचर था, फोलिस डालने की वजह से वहाँ पे परफोरेशन ही बन गया, ठीक है। तो ऐसी सब कॉमन चीज़ ही आपको इंटर्नशिप में भी पूछते हैं। सो इंटर्नशिप के लिए भी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब पढ़ा करो, क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था डॉक्टर ऐसे मोस्ट कॉमन चीज़ें पूछते थे कि भाई ऐसा पेशेंट आया, क्या करोगे, क्या स्टेप लोगे, ठीक है, मैनेज कैसे करोगे। और आपको ऐसा बेसिक चीज़ नहीं आएगा ना, तभी गालियाँ सुनते हो। सेकेंड, अनदर इज़ पीनल फ्रैक्चर। पीनल फ्रैक्चर का कब आएगा, ये होता है वायलेंट इंटरकोर्स। पॉपिंग साउंड होगी, फ्लैसिड हो जाएगा, पेन हो जाएगा, हीमेटोमा आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, एग प्लांट डिफॉर्मिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें कॉर्पोरा टोन हो गया। ये जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो इसका मैंने भी एक पेशेंट देखा था। तो पेशेंट आया, बहुत शर्माते हुए आया, आके सबसे पहले वहाँ पे एक फ़ीमेल इंटर्न थी, वहाँ पे बैठा था। तो फीमेल इंटर्न गई, पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि मुझे मेल इंटर्न चाहिए, मेल डॉक्टर चाहिए, मेल डॉक्टर को बुलाओ। मेल डॉक्टर गया तो शर्माते हुए बोला कि टूट गया। क्या हुआ, तो वो बोले टूट गया। तो बोले क्या टूट गया, तो उसने स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, अब मुझे लग रहा है वो टूट गया। तो तब हमारा ये डायग्नोसिस आया पीनल फ्रैक्चर का। अब इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करोगे, पहले तो जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, हीमेटोमा एक्यूमुलेट हुआ, उसको निकाल दो और उसको बोलो 3-4 मंथ्स तक कोई ऐसे एग्रेसिव काम ना करे, ठीक है। और अगर मान लो अगर कोई आर्टरी या वीन परफोरेट हो गई है तो उसका लिए सर्जरी के लिए ले जाना पड़ेगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज़ फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, फिमोसिस में क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोरस्किन। जो फोरस्किन होती है वो तुम रिट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। इसके वजह से क्या होगा, जब भी पेशेंट यूरिन करेगा तो देयर विल बी बलूनिंग एंड विच इज़ द कॉज फॉर यूटीआई। नॉर्मली जो फिमोसिस रहता है ये 6 ईयर्स की एज होता है, लेकिन अगर उसके बाद तक फिमोसिस रहता है या 6 ईयर्स के पहले पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है यूरिन करते हुए, तो हमें क्या करना है, सर्कमसिजन। हमेशा सर्कमसिजन में डॉर्सली इंसिजन लेते हैं, क्यों, क्योंकि वेंट्रल साइड पे फ्रेन्युलर वेसल्स होती है। अगर आपने वहाँ पे इंसिजन लगाया है तो वहाँ पे बहुत ही ब्लीडिंग होगी। तो हमेशा इंसिजन डॉर्सली लगाता है। इंटर्नशिप में ये भी करने को मिलेगा, जब भी चांस मिले ये सारी प्रोसीजर तुम कर लेना। और डॉक्टर को सामने से बोलना कि कैन आई डू दिस, कैन यू प्लीज़ टीच मी, तो वो आपको ये सब सिखाएगा भी। अब पैराफिमोसिस क्या होगा, पैराफिमोसिस ये होता है डॉक्टर्स या नर्स या इंटर्न्स की गलती के वजह से। होता क्या है कि जब भी हमें फोलिस डालना रहता है, फोरस्किन को रिट्रैक्ट करते और फोलिस कैथेटर डाल देते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं, जो भी फोरस्किन होती है उसको वापस खींचते ही नहीं है। तो उसके वजह से वहाँ पे हीमेटोमा हो जाता है, एडिमा हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। दैट इज़ द कॉज ऑफ पैराफिमोसिस। और उसका मैनेजमेंट क्या होगा, केवाई जेली, बट यूजुअली नहीं हो पाता केवाई जेली से। तो हमें करना क्या रहता है, हमें जो हीमेटोमा है उसमें सीरिंज से ब्लड को एस्पिरेट करना रहता है, देन केवाई जेली से ट्राई करो कि फोरस्किन को आप वापस से खींच सको, एंड तब तक पेशेंट विल शाउट एट यू लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो ये भी एक इंटर्नशिप में होने वाली बहुत कॉमन मिस्टेक है, यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस। नाउ पेरोनिस डिजीज़। पेरोनिस डिजीज़ क्या होगा, इट इज़ बेंट पीनस, ठीक है। बेंट पीनस होता है, कैल्सिफाइड प्लैक हो जाता है एट वन साइड, एंड इसका मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या तो नेस्बिट प्रोसीजर।
क्या कहते हैं, ये पेरोनी डिजीज़ का एक मुझे याद आ रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। पेरोनिस डिजीज़ को एक तरह से ना बिल क्लिंटन डिजीज़ भी बोलते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू नो, बिल क्लिंटन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो उसको पेरोनिस डिजीज़ था। एंड यू शुड नो दैट बिल क्लिंटन के बहुत से अफेयर रहे हैं। एंड ये जो पेरोनिस डिजीज़ का था, ये कहाँ यूज़ हुआ था, ये कोर्ट में हुआ था, क्योंकि बिल क्लिंटन का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर था। तो उसकी सेक्रेटरी ने ओपन कोर्ट में बोल दिया कि भाई इसको तो ये वाली प्रॉब्लम है, यहाँ से वो भाई पकड़ा गया। तो दिस इज़ फन फैक्ट यू शुड नो, मीन्स अच्छा है। नाउ द अनदर इज प्रिएपिज्म। प्रिएपिज्म का मीन्स होता है इफ़ इट इज़ प्रोलॉन्ग इरेक्शन ऑफ पेनिस। इफ इट इज़ मोर देन 4 आवर्स यू कॉल इट प्रिएपिज्म, एंड इफ इट इज़ मोर देन 6 आवर इरेक्शन देन उससे क्या होगा, नेक्रोसिस हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर क्या होता है, क्लिनिकल फीचर में पहले तो पेशेंट हिस्ट्री दे देगा कि भाई वायाग्रा बहुत सारा खा लिया, तो अब्यूज़ ऑफ वायाग्रा। मैनेजमेंट होगा सिडेशन प्लस एड्रेनालिन विच विल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन। नाउ कम्स द कैंसर। कैंसर में क्या होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा विच इज़ P53 जीन, एंड इट स्टार्ट्स एज एन HPV वॉट। ठीक है, कोई वॉट होगा या लूकोप्लेक होगा, वाइटिश सा कलर होने लगेगा, फंगेशन होने लगा, स्टार्ट ऐसे होता है, तो उससे आगे कैंसर बन जाता है। अब इसमें देखो दो चीज़ कर सकते हो, अगर वो ग्लैंड्स के पास में है तो हमें कर सकते हैं पार्शियल पेनेक्टोमी, बट अगर वो बेस के पास में तो हमें पूरा पेनिस उड़ाना पड़ेगा, टोटल एम्पुटेशन करना पड़ेगा। कीमो में हम करेंगे 5-फ्लोरोयूरासिल प्लस सिस्प्लैटिन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट का थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लो। बीच में होगा सेंट्रल जोन, उसके बाद होगा क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन, उसके बाद होगा पेरिफेरल जोन। अब पेरिफेरल जोन इज़ मोर कॉमन टू कैंसर, ट्रांजिशनल जोन इज़ मोस्ट कॉमन टू बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और अगर हाइपरप्लेजिया होगा तो क्या होगा, यूरेथ्रा को वो ऐसे बंद कर देगा, तो यूरिन आउटपुट नहीं होगा। अब हमेशा वर्कअप कैसे करते हैं, तो वर्कअप के लिए हमें सबसे पहले DRE करना है। DRE में अगर वो फर्म रबरी मोबाइल है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, बट अगर वो हार्ड एंड फिक्स्ड है देन इट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली कैंसर। USG KUB करवाना है, यूरिन कल्चर कराना है, और सीरम PSA करवाना है। नॉर्मल कितना होता है, 0 से 3 नैनोग्राम पर ml। अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर वॉइड हो ही नहीं पाता है। देर विल बी डिफ़िकल्टी इन स्टार्ट एंड स्टॉपिंग ऑफ यूरिन, देर विल ऑलवेज बी यूरिन अर्जेंसी। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देंगे, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में हम देते हैं टैमसिलोसिन, जो 2 वीक्स तक चलता है, उसके बाद ही वो अपना इफेक्ट दिखाता है। अनदर इज़ 5-अल्फा रिडक्टेज विच इज़ फिनेस्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड विच इज़ मोर देन 3 मंथ्स के बाद अपना इफेक्ट दिखाता है। ये याद रखना, 5-अल्फा रिडक्टेज एक्चुअली काम क्या करता है, वो प्रोस्टेट की साइज़ को कम करता है। अब सर्जरी, अब मान लो मैनेजमेंट कर रहे हैं मेडिकेशन से फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो हम करते हैं टर्प। टर्प क्या होगा, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करते हैं, पीनिस के अंदर ऐसे ये स्कोप डालते हैं और उसके बाद वो साइड से प्रोस्टेट को छीलने लग जाते हैं एंड वो बाहर आ जाता है। वो बाहर कैसे होगा, क्योंकि वी यूज़ इरिगेशन फ्लूइड ऑल्सो विच इज़ ग्लाइसिन। अब हम ये डालते कैसे, वी यूज़ 3-वे फोलीज कैथेटर हम यूज़ करते हैं। एक तो जो स्कोप डाला है उसमें से तो वाटर निकलता ही है, ग्लाइसिन निकलता ही है, लेकिन जब सर्जरी होने के बाद भी हमें इरिगेशन करना रहता है तो हम 3-वे फोली कैथेटर यूज़ करते हैं। और ये 3-वे फोली कैथेटर का क्वेश्चन आया था जनवरी 2025 में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज, उसका अनदर कॉम्प्लिकेशन था क्लॉट रिटेंशन। इसके वजह से हम 3-वे फोली यूज़ करते हैं और ग्लाइसिन चढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसा बोले कि BPH है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो टैमसिलोसिन। अगर पूछे BPH और हाइपरटेंशन है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्राजोसिन। ठीक है, अब आएगा प्रोस्टेटिक कैंसर। इसका रिस्क फैक्टर होता है इंक्रीज इन एज एज वेल एज BRCA2 जीन। स्क्रीनिंग हमेशा 50 ईयर्स ऑफ एज से DRE प्लस PSA चेक करवाते रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा बायोप्सी रहेगी। सर्जरी के लिए टर्प करेंगे एंड कीमो के लिए पैक्लीटेक्सेल एंड काबाजीटेक्सेल करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में सबसे पहले तो समझना है किडनी से निकलने वाला हाइलम में क्या होगा, तो वो होता है वाव। वाव में सबसे पहले वेन होगा, फिर आर्टरी आएगी, यूरेटर। ये हमेशा याद रखना, पहले वेन आती है, फिर आर्टरी आती है, फिर यूरेटर आता है। राइट साइडेड किडनी में जो है वो लॉन्गर होता है, लेफ्ट साइड में शॉर्टर होता है। क्यों ये लॉन्गर होता है, इसी के वजह से ये ट्रांसप्लांट के लिए राइट किडनी प्रेफर की जाती है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ याद रखना
ये जो साइंस होता है ना, ये रेडियोलॉजी और सर्जरी दोनों को इंटीग्रेट करके बहुत पूछते हैं। यूरोलॉजी का यही फंडा है, इसलिए मैंने सारे जो साइन वाले थे ना उनको एक साथ लिख दिया है। तो जब भी हमें किडनी का करना है कुछ भी काम, तो भी हमें क्या करना है, इंट्रावीनस यूरोग्राफी, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है, जिसमें किडनी और ब्लैडर की हर पैथोलॉजी हमें पता चल जाती है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर है तो ड्रूपिंग लिली साइन दिखेगा। हॉर्सशू किडनी है, मतलब जो किडनी होती है वो फ्यूज़ होती है नीचे की साइड से, तो उससे वो असेंड क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेसल वहाँ पे होती है। कैसा अपीयरेंस दिखेगा, फ्लावर वेस अपीयरेंस या हैंडशेक अपीयरेंस। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ पेल्विस, तो गॉबलेट या तो शैम्पेन ग्लास अपीयरेंस दिखेगा। यूरेटरोसिल बहुत बार पूछा है, लोअर एंड यूरेटर इज डायलेटेड, कोबरा हेड या एडर हेड अपीयरेंस दिखेगा। रेट्रोकेवल यूरेटर, राइट यूरेटर गोज बिहाइंड आईवीसी, जिसकी वजह से फिश हुक या रिवर्स जी यूरेटर दिखेगा। वेजिको यूरेटरिक रिफ्लक्स विच इज़ मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड विच इज़ कॉज बाय डायलेटेड सिस्टम। अब रीनल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको एक टेबल के फॉर्म में ही बना दिया। अब देखो इसमें क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सिस्टीन है, यूरिक एसिड है या अमोनिया है। बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे बेचने निकला हूँ, बट देखो डिफरेंस समझ लो। कैल्शियम का मोस्ट कॉमन स्टोन ये रहता है, डम्बल शेप या एनवलप शेप होता है, ये एसिडिक यूरिन में होता है। फॉस्फेट, स्ट्रूवाइड या स्टैगहोर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर होता है, ये लिटरली इतना बड़ा, मान लो ये पेंसिल है ना, ये इतना बड़ा स्टोन तक बनता है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने देखा था इसको, ये स्टैगहोर्न कैलकुलस को, ये जो सर्जन था यूरोलॉजिस्ट, उसको ऐसा पेपर वेट यूज़ करता था, उसके डेस्क पे था। तो पहले तो मुझे लगा कुछ होगा अट्रैक्शन, फिर मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि डॉक ये क्या है, आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप इन फिलीपींस, डॉक व्हाट इज़ दिस, ही सेड दैट दिस इज़ द बिगेस्ट स्टोन आई हैव एवर रिट्रीव फ्रॉम अ पेशेंट। तब उन्होंने बताया कि स्टैगहोर्न कैलकुलस है। फिर ये बहुत बिग होता है, यूजुअली ये प्रोटियस होता है। अब देखो इतना बड़ा होगा, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉफिन लीड अपीयरेंस होता है और ये अल्कलाइन यूरिन में पाया जाता है। सिस्टीन क्या होता है, वो बहुत वेरी हार्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता है इवन बाय ESWL, वन लाइनर में पूछ सकते हैं। यूरिक एसिड जो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास शेप रहता है, इसलिए बहुत पेनफुल होता है। अमोनिया कैसा होता है, अमोनियम के स्टोन्स बनते हैं जब लैक्सेटिव को बहुत अब्यूज़ किया जाता है। अब देखो 6 mm से कम है पथरी, हिंदी में बोलते पथरी, तो ऑब्जर्वेशन करो। 6 mm से 1.5 mm है तो ESWL को लो, पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये किडनी में होना चाहिए। अगर वो 6 mm से ज़्यादा है या वो मोर देन 1.5 है, सॉरी 6 mm से ज़्यादा और यूरेटर के अंदर है, तो हमें PCNL करना पड़ेगा, लिथोट्रिप्सी करनी पड़ेगी। और अगर 1.5 सेंटीमीटर जाना है तो पक्का PCNL या RIRS हमें करना पड़ेगा। अब आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेविट्स ट्यूमर, हाइपरनेफ्रोमा, इंटर्निस्ट ट्यूमर। आई डोंट नो वाई इट इज़ कॉल्ड इंटर्निस्ट ट्यूमर। रिस्क फैक्टर होगा कि एक ही सिंड्रोम से एसोसिएटेड, वो है वॉन हिपल लिंडाउ सिंड्रोम, तो ये याद होना चाहिए, ये पीडियाट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर सेल इसका मोस्ट कॉमन होता है। क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा का बेस्ट प्रोग्नोसिस है और मेड्यूलरी कार्सिनोमा का बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है। इसका स्प्रेड कहाँ से होगा, ये स्प्रेड होता है रीनल वेन से। तभी मैंने वेरिकोसील में मैंने बोला था कि देखो जब भी रीनल वेन की भी पैथोलॉजी होगी तो वो सेकेंडरी वेरिकोसील कर सकता है। तो वेरिकोसील को देख के ये नहीं बोलना है कि हमेशा डायलेटेड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस का ही डायलेटेशन है, हमेशा चेक करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरी जगह पे ट्यूमर हो, इसलिए अच्छे से हिस्ट्री लेनी चाहिए और यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए, यूरिन एनालिसिस, कि भाई उसके अंदर कोई पस तो नहीं है, कोई कास्ट तो नहीं है। इसका भी कैनन बॉल मेटास्टेसिस होगा लंग्स में। तभी ये कैनन बॉल मेटास्टेसाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों का सेम ही रीनल वेन से हो रहा है, इसके वजह से वो लंग्स तक जा रहा है। TNM स्टेजिंग या रॉबसन स्टेजिंग इसमें करा जाता है। रीनल सेल कार्सिनोमा एक ऐसा ही कैंसर है जो कीमो रेजिस्टेंट है और रेडियो रेजिस्टेंट है, तो ये याद रखना है। सर्जरी में नेफ्रेक्टोमी करेंगे अलोंग विथ जेरोटास फेशिया, ये याद रखना, किडनी के आसपास होता है जेरोटास फेशिया, तो वो भी साथ में निकाल देना है। विम्स ट्यूमर, ये होता है पीडियाट्रिक ट्यूमर, मोस्ट कॉमन रीनल पैथोलॉजी होता है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इसके हिस्टोलॉजी से पाया जाता है। ब्लैडर कैंसर में क्या होगा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा पाया जाता है, यूजुअली ये कॉज होता है एनिलिन डाई के वजह से। पेनलेस हीमेट्यूरिया होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा सिस्टोस्कोपी प्लस बायोप्सी। मार्कर के लिए हम करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन विच इज़ NMP22।
सर्जरी के लिए क्या करेंगे, पार्शियल सिस्टेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट इज हर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओवरऑल मोस्ट कॉमन हर्निया क्या होगा, इनडायरेक्ट हर्निया। यंग मेल पूछेंगे तो इनडायरेक्ट हर्निया, एल्डरली बोलेंगे तो डायरेक्ट हर्निया। अब डिफरेंस क्या है इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया में? डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखो, इनडायरेक्ट होता है ना वो इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए आता है, और डायरेक्ट हर्निया रहेगा वो हेजलबेक ट्रायंगल से होता है। हेजलबेक ट्रायंगल से क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे वीक एब्डोमेन होगा, इसीलिए एल्डरली में ये मिलता है। ठीक है, क्योंकि एल्डरमैन की जो एब्डोमिनस मसल है वो वीक हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट हर्निया हो जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, बल्जिंग होती है, तो हाँ होती है। कफ, पेशेंट को बोलेंगे कफ करो तो ये मोटा मोटा बल्ज हो जाएगा जो सीधा स्क्रोटम तक जाता है, और इसे हमें मैन्युअली करेक्ट करना रहता है। लेकिन डायरेक्ट हर्निया में क्या होगा कि वो रिड्यूसिबल होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। अगर वो कफ करेगा, बल्ज होके बाहर आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक अंदर भी चला जाएगा। अब इसका कुछ कॉमन क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, एंट्रोसील क्या होगा? तो हर्निया में अगर बावल होगा तो वो एंट्रोसील होगा, विच इज़ कॉल्ड बावल, जिसमें बावल साउंड भी मिलेगा। अगर मिजेंट्री होगा तो एमेंटोसील होगा, मोस्ट कॉमन मिजेंट्री का ही होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड या इनकार्सरेटेड होगा, ये बहुत ही फैशनेबल वर्ड है जो एग्ज़ाम में ऑप्शन में यूज़ कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा, ये इरिड्यूसिबल होता है बट इसकी ब्लड सप्लाई अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी तक सड़ा नहीं है, नेक्रोज नहीं हुआ। स्ट्रेंगुलेटेड का क्या मतलब होता है कि वो इरिड्यूसिबल है बट उसकी ब्लड सप्लाई भी अब कट हो गई है, ये एक एमरजेंसी होती है। अगर ये अभी ठीक नहीं किया, इन्फेक्शन हो जाएगा, नेक्रोसिस आगे बढ़ता जाएगा। हाइड्रोसिल, अब देखो हर्निया में जो इनडायरेक्ट हर्निया है और हाइड्रोसिल, ये दोनों डिफरेंशियल में यूज़ होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि दोनों में कैसे डिफरेंस करते हैं। तो इनडायरेक्ट और हाइड्रोसिल में क्या होगा, हाइड्रोसिल में जो भी स्वेलिंग होगी उसके अबव तुम पिंच कर सकते हो स्क्रोटम में, लेकिन अगर इनडायरेक्ट हर्निया होगा तो तुम पिंच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो या तो मिजेंट्री या तो कोई कोलोन का पार्ट है, तो आप पिंच नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंस है हाइड्रोसिल और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में। अब मैनेजमेंट क्या करोगे? अब मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ है। फर्स्ट इज़ हर्नियोटॉमी। हर्नियोटॉमी में क्या होगा, जो सैक है उसको इनसाइड करके सूचर लेके उसके पोस्टीरियर वॉल को स्ट्रेंथन कर दो, और ये यूजुअली हम किस में करते हैं, कंजेनाइटल हर्निया में। इसका रीज़न क्या है, हम बेबीज़ में या पीडियाट्रिक पेशेंट में क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर स्टिल ग्रोइंग। अगर उसमें मैश लगा दिया, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगा दिए हमने, तो जब बेबी बड़ा होगा तो वो कैसे ग्रो होगा? नहीं हो पाएगा ना, इसलिए यू हैव टू डू हर्नियोटॉमी। आपको जस्ट पुश करना है और उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। ये कंजेनाइटल हर्निया में होता है। सेकेंड इज़ हर्नियोरैफी, जिसके अंदर हमें 2 एज होंगे, उसको सूचर करके बंद कर देना है, जिसमें हम सर्जरी करते हैं बेसिनीज, शोल्डीज या तो मायोस। ये हम किस में करते हैं, इन्फेक्टेड या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में। काट के निकाल दो और 2 पोर्शन को सूचर कर दो। नाउ द अनदर इज़ हर्नियोप्लास्टी। इसके अंदर हम मैश यूज़ करते हैं, और ये एडल्ट में हम करेंगे। मैश हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम करेंगे लिकेनस्टीन्स टेंशन फ्री मैश। सूचर कौन सा हम लगाएंगे, वो हम करेंगे प्रोलीन में। अब थोड़ा सा एनाटॉमी देख लेते हैं। ये होता है डीप रिंग, ये होता है सुपरफिशियल रिंग, और इसके पोस्टीरियर वॉल से अगर हर्निया होगा तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट हर्निया, और अगर सुपरफिशियल रिंग से पूरा आके स्क्रोटम में जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट हर्निया। अब देखो, इसके अंदर एक हेसलबेल्ट ट्रायंगल का खाली एनाटॉमी में इतना पूछ लेते हैं कि भाई इसकी बाउंड्री बता दो। तो एक है इसकी रेक्टम एब्डोमिनिस मसल, नीचे आएगा इंग्वाइनल लिगामेंट, और ऊपर बाजू में आएगा लेटरल साइड में इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल। अगर मीडियल साइड से हो रहा है इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल के, तो वो है हेसलबेक ट्रायंगल डायरेक्ट हर्निया, और अगर लेटरल साइड से हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट हर्निया। ओपन सर्जरी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इलियो इंग्वाइनल नर्व का प्रॉब्लम। अब लेप्रोस्कोपिक करना है, तो लेप्रोस्कोपिक में समझो हम अम्बेलिकस से ट्रोकार डाल के हम देखते हैं तो वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हमें दिखता है, तो हमें क्या दिखेगा वहाँ पे, डीप रिंग दिखेगी। तो वहाँ पे हमें 2 चीज़ दिखती है। 2 चीज़ में क्या होगा, एक होता है ट्रायंगल ऑफ डूम और एक होता है ट्रायंगल ऑफ पेन। ट्रायंगल ऑफ डूम में क्या होगा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक वेन, देखो कितना मेजर आर्टरी और वीनस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हम जब भी सूचर करें बहुत ध्यान से सूचर करना है। अगर सूचर में गला सा भी पंचर कर दिया तो सीधा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में पंचर होगा, इसलिए इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ डूम। मौत भी हो सकती है। अब आएगा ट्रायंगल ऑफ पेन। यहाँ पे क्या होगा, लेटरल क्यूटेनियस नर्व होगा, फिमोरल नर्व होगा। अब देखो नर्व्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कॉटरी बहुत ध्यान से करनी है। अगर कॉटरी कर दी, नर्व डैमेज हो गया तो परसिस्टेंट पेन रहेगा इवन आफ्टर सर्जरी। ठीक है,
अब इसमें और कुछ ज़्यादा क्या पूछते हैं, एक होगा अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया में क्या होगा, इवर्जन ऑफ अम्बिलिकस होगा, अम्बिलिकस जो होगा वो मोटा हो जाएगा, बाहर की साइड आएगा। एक होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो बलून लाइक होता है, ये यंग मेल्स में पाया जाता है जो जिम करते हैं, उसमें एपिगैस्ट्रिक हर्निया देता है। एक पैरा अम्बिलिकल हर्निया होता है जो जस्ट अबव अम्बिलिकस होगा और उसके अंदर इवर्जन ऑफ अम्बिलिकस नहीं होगा। एक होता है ओम्फेलोसील जो सैक के अंदर सारा गैस्ट्रिक कंटेक्ट होता है, गैस्ट्रोसिस में डायरेक्ट बावल बाहर आ जाएगा। डायफ्रेगमेटिक हर्निया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बावल इन थोरैक्स होगा। दो टाइप के होते हैं, बॉक्डेलेक एंड मोरगैग्नी, ये आया था जैन FMG 2025। आई गेस अभी तक मैंने सिर्फ इसी टॉपिक में से लास्ट के 2 टॉपिक में से 6 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए हैं। दैट सो आप समझ सकते हो GIT कितना इंपॉर्टेंट है। बॉक्डेलेक हर्निया में होगा लेफ्ट पोस्टेरोलैटरल और मोरगैग्नी में होगा राइट एंट्रोमीडियल। एक होता है गिबन्स हर्निया विच इज़ हर्निया प्लस हाइड्रोसिल। हर्निया का थोड़ा और भी पढ़ लेना कि पेंटलून हर्निया क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हर्निया दिखने को मिलता है। अब हर्निया में कैसा होगा, प्यूबिक ट्यूबरकल इसका मार्कर है, अगर उसके अबव और मीडियल होगा तो वो इंग्वाइनल हर्निया होगा, और अगर प्यूबिक ट्यूबरकल के नीचे है, बिलो और लेटरल है, तो वो फीमोरल हर्निया होगा। फीमोरल हर्निया के लिए क्या रिपेयर करोगे, यू विल डू मैकएवडी रिपेयर और लॉकवुड रिपेयर। अब आएगा DVT। DVT में क्लिनिकल फीचर होगा, एक तो यूनिलैटरल पेन होगा, पेशेंट को हिस्ट्री होगी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। यूजुअली DVT होता है वो पेशेंट को जो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से एडमिटेड रहते हैं, बेड रिडन होते हैं, और जिसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ DVT होगा। इसमें हमें वर्चुअस ट्रायड देखने को मिलता है। ट्रायड में क्या होगा, स्टेटिस, हाइपरकोएगुबल स्टेट एंड एंडोथेलियल इंजरी। ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होगा, काउस में होगा। काउस में भी कहाँ पे, सोलियल वेन में होगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होगा, ये एम्बुलेंस घूमते फिरते पहुंच जाएगा पल्मोनरी वेन में और हो जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब इसके 2 साइन है, एक तो मोजिस साइन होगा, एक होमन साइन होगा। मोजिस साइन में क्या होगा, काफ को स्क्वीज करो पेन होगा। होमन साइन में डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट करोगे तो पेन होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा डुप्लेक्स इमेजिंग। मैनेजमेंट होगा फर्स्ट 5 डेज में LMWH करेंगे, आफ्टर 5 डेज में होगा तो वॉरफरिन करेंगे, वॉरफरिन देंगे। नाउ वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन इंडियन फीमेल का मोस्ट कॉमन, बिकॉज दे स्टैंड अलॉट एंड दैट इज़ द रीज़न दे हैव डायलेटेड वेन्स। अब देखो ये कैसे आगे बढ़ता है। सो सबसे पहले क्या होगा, थ्रेड वेन्स होगा, छोटी छोटी सी वेन्स, पतली पतली सी वेन दिखेगी। उसके बाद वो वेरिकोस वेन हो जाएगा, बहुत मोटी डायलेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेल्योरल फ्रेम होगा, जो एंकल होता है ना वहाँ पे तक वो पहुँच जाएगा। उसके बाद होता है एट्रोफी ब्लांचे। एट्रोफी ब्लांचे का क्या मतलब होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो वो वाइटिश होने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पे अल्सर बनता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज वीनस और वेरिकोस अल्सर। इन्वेस्टिगेशन चॉइस बोले तो डुप्लेक्स स्कैन। अब इसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट और दूसरा होता है फीगान टेस्ट। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट को हम ब्रोडीज टेस्ट भी बोलते हैं, और इसमें क्या होगा, स्फेनोफिमोलियर जंक्शन पे अगर प्रॉब्लम है तो वो वाल्वुलर इनकॉम्पिटेंस है, और फीगन टेंस में स्फीनो पॉप्लिटल जंक्शन में तो वो परफोरेटन इनकॉम्पिटेंस है। सर्जरी में सबसे पहले तो हमें करना है स्क्लेरोथेरेपी, उससे काम नहीं बना तो सेप्स करना है। सेप्स इज सबफेशियल एंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी, इसमें हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, वो होता है फोगाटी एंडोस्कोप। अब एक होता है आर्टेरियल कॉज भी होता है विच इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इसमें हम यूज़ करते हैं बॉयड्स क्लासिफिकेशन, जो डिवाइडेड है क्लास 1, 2, 3, 4। अगर पेन ऑन वॉक है बट आराम करते ठीक हो जाता है तो वो क्लास 1 है। पेन ऑन वॉकिंग है बट स्टिल हम वॉक कर सकते हैं विथ पेन, क्लास 2। पेन के वजह से रुकना पड़ जाए, क्लास 3। और पेन के वजह से कहीं जा नहीं सकते, बैठे ही रहना पड़ता है, रेस्ट में भी पेन होता है तो वो क्लास 4 है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है डुप्लेक्स, या तो ABPI स्कैन कर सकते हैं विच इज़ एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स लेस देन 0.9 होगा तो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा। बहुत पूछते हैं ये भी। ना एओर्टिक डाइसेक्शन, इसमें क्या होगा, टीयर इन एओर्टा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा चेस्ट के अंदर जो बैक को रेडिएट करता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज CT एंजियोग्राफी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। देन अनदर इज बर्जेस डिजीज, जिसमें हिस्ट्री होती है स्मोकिंग की, एंड होगा ऑटो एम्प्यूटेशन ऑफ स्मॉल लिम्स। देन कम्स रेनॉल्ड्स फिनोमिना, जो ट्रांजिएंट प्रोसेस होती है। मोस्ट कॉमन क्या हो गया, वाइब्रेशन हैंड के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, भारी भारी वाइब्रेशन जिसमें बहुत होता है, उसके अंदर रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है। पहले पेल होगा, फिर ब्लू होगा, फिर रेड होगा। फिर होगा AV फिस्टुला। AV फिस्टुला है ना, आप जब सर्जरी रोटेशन करोगे तब आपको बहुत देखने मिलेगा। फिजियोलॉजिक
एवी फिस्टुला बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ यूज फॉर रीनल डायलिसिस। बहुत मोटी हो जाती है वो वेन, तो वो वी कैन ईजीली यूज़ फॉर रीनल डायलिसिस। उसमें क्लिनिकल फीचर होगा वो पल्सेटाइल होगा और उसमें ब्रूइड प्रेजेंट होगा। पैथोलॉजिक अगर होगा फिस्टुला जो ऑटोमेटिक बना है, जिसमें कोई रीनल डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, एम्बोलाइजेशन करके उसे बंद कर देना है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर सर्जरी, कंप्लीट सिस्टमिक सर्जरी। सो देखो मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया, जनरल सर्जरी कर दिया है, सिस्टमिक सर्जरी कर दिया है, सब कुछ इसके अंदर कवर हो चुका है। अगर कुछ बाकी रह गया है सो आई एम सॉरी, बट इसमें आई गेस 95% मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया है एज़ फार एज़ आई नो, और इस तरह से ही वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सो दिस इज़ वेरी हाई यील्ड। इसका कंप्लीट सर्जरी के जो मेरे नोट्स है, ये जो हैंड रिटन नोट्स है, इसका PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप का नाम है टेलीग्राम पे डॉक्टर प्रिंस, ठीक है। ये यूट्यूब को भी मेरा सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी और सब्सक्राइब, ये है ना स्पेलिंग, ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे और वीडियो करने वाला हूँ। ये मैंने सर्जरी पढ़ लिया, अब मैं शुरू करूँगा OB-GYN, ठीक है। OB-GYN भी मैं बिल्कुल एज अ इंटर्नशिप पर्सपेक्टिव, एज अ FMG पर्सपेक्टिव से ही बनाऊँगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। मैंने ये वाले नोट्स मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आ सके। देखो FMG का क्या प्रॉब्लम रहता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर आपको आंसर आता है तो आप डायरेक्ट टिक करोगे, और अगर नहीं आता तो आप क्या ही करोगे। बट इसका एक मेथड है जिसको कहते हैं रूल आउट मेथड, ठीक है। रूल आउट मेथड में क्या कर दिया, मान लो हमको पूछ रहे वेरिकोस वेन के ऊपर, ये एग्जांपल वेरिकोस वेन के अंदर, और हमें ऑप्शन में एक ऑप्शन दे दिया रेनॉल्ड्स फिनोमेना के ऊपर, एक दे दिया एवी फिस्टुला के ऊपर, उसको सीधा कैंसिल आउट कर दिया। फिर लास्ट के बचे दो में हम देखो कि कौन सा ऑप्शन वेरिकोस वेन से बहुत ही आसपास में घूमता है। फॉर एग्जांपल इस वाले ऑप्शन में मुझे दे दिया है वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस के ऊपर, और इसके अंदर मुझे दे दिया है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के ऊपर। तो मुझे पता है कि भाई कोई वाल्व का प्रॉब्लम होता है तभी वेरिकोस वेन होता है, सीधा मैं ये टिक करूँगा, ठीक है। भले मुझे क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता था, बट ऑप्शन को मेरे को रूल आउट करना आता है। इसी की वजह से आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत अभी कम पूछने लग गए हैं, वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे। ये लास्ट के 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके अंदर दे आर आस्किंग क्लिनिकल केसेस ओनली, 1 लाइनर तो लाइक 5 भी नहीं होंगे मुश्किल से, ठीक है। सो दिस इज़ हियर आई हैव फिनिश्ड द सर्जरी सब्जेक्ट, and from next we will start with OB and gynae. Everything will be in my Telegram group. Join my Telegram group, and the link of this is in my description box. Subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.